अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोनिस मुख्तार है। आई एम कंसल्टेंट implantologist and periodontologist at Aesthetics and Dental Implantology Center, Karachi. Our today's topic is post-operative instructions regarding soft tissue surgery. I think soft tissue surgery क्या है, इसमें मैं बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ. If you want to go through it, you can definitely go through it on our channel. You will be knowing what is it exact. बात सारी ये है क्योंकि we've been doing this thing for a very long time and we have a lot of patients who actually get through it. तो हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, हमने कहा कि डॉक्टर साहब why don't you make a video and just put it on the YouTube so that if somebody needs to know, you just go and directly access that video and find out how to move forward to it. Soft tissue surgery क्या है? हम बेसिकली तालू में से कोई टिश्यू निकालते हैं आपका और उसको उस जगह पे ग्राफ्ट करते हैं जहाँ पे उसकी कमी होती है. Normally in that case, because it's a very sensitive procedure, it's a grafting procedure, it's something similar like hair transplant surgery. They normally most of the people are going through it in recent days, in recent time. शुरू के 48 घंटे बहुत important होते हैं इसके लिए, because initially when you have taken out the tissue from the palate, obviously which is the donor side, and you have grafted it to the recipient side. Recipient side उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कि हमने उसको ग्रो कराना है, और डोनर साइड हम उस जगह को कहते हैं जहाँ से हम वो टिश्यू निकालते हैं या हमारे पास वो एम्पल अमाउंट में है. तो अल्लाह ताला ने हमें पैलेट में ये टिश्यू बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एम्पल अमाउंट में दिया है. नॉर्मली जहाँ से आप टिश्यू निकालते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, वहाँ से ब्लड बहुत तेज़ से ऊज़ कर रहा होता है. एट आवर क्लिनिक वी नॉर्मली गिव अ शील्ड टू दैट पेशेंट एंड वी अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ anti-inflammatory gels or antibiotic in that shield or in that covering, and we ask them to put it in their mouth for next 48 hours. In that case, जब वो पेशेंट वो शील्ड पहन लेता है, इट्स लाइक प्लास्टिक रिटेनर कैप सेट, जब वो पहन के रखता है उससे दो फायदे होते हैं. एक, उसमें जो हम दवा लगा के देते हैं वो उस जख्म को 48 घंटे तक कवर करके रख. दो, वो वहाँ से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को रोकती है. तीन, वो क्लॉट की स्टेबलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है. बिकॉज 48 आवर्स, जैसे मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले ही बताया था कि शुरू के 48 घंटे किसी भी हीलिंग के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं. तो अगर एक दफ़ा आपका क्लॉट फॉर्म हो जाए और क्लॉट स्टेबल हो जाए, क्लॉट बेसिकली आपका ब्लड जब जमता है जिसके अंदर आपके सारे ब्लड के अंदर से डेरिवेटिव्स आते हैं जो आपकी हीलिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो आपका जख्म का इनिशियल एक लेयर बनाते हैं जिसे हम क्लॉट कहते हैं. उस क्लॉट को अगर हम स्टेबलाइज नहीं कर पाएँ किसी वजह से, जैसे पेशेंट ने सर्जरी के बाद कुल्ली कर ली, ज़ोर से थूक लिया या कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल कर ली, इन दैट केस वो क्लॉट स्टेबल नहीं होता है. और अगर वो इनिशियल क्लॉट स्टेबल ना हो तो ब्लड की रवानी को रोकना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इवन पेशेंट सर्जरी करा के जाता है और रात लेट नाइट तक उसको लगता है कि खुदा न खास्ता उसके मुँह से खून की कुलियाँ वो कर रहा है. ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज मुंह के अंदर हमारे, हम सबको पता है, स्लाइवा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है. स्लाइवा के अंदर अगर ब्लड का एक ड्रॉप भी आता है तो इट फील्स लाइक कि आपको खुदा न खास्ता पूरा मुंह भर के खून आ रहा है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. हम नॉर्मली अपने पेशेंट से एडवाइस करते हैं कि आपने 48 घंटे थूकना भी नहीं, मुंह में जो आए वो पी जाएँ. थूक है, स्लाइवा है, माइनर सा ब्लड है, जस्ट इंगल्फ इट, इट्स नॉट एन इशू. मुंह को ठंडा रखें, कुल्ली मत करें. अपने जख्म के ऊपर किसी भी सख्त चीज़ को लगने से बचाएं. सख्त चीज़ का मुराद ये है कि आप जो खाना खाएंगे वो सॉफ्ट होगा. मैंने ये बात पे पहले भी एम्फसाइज़ किया है. सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ये बात ज़रा ओवर एम्फसाइज़ की जाती है कि आपने तकरीबन 7 से 10 दिन तक, या आई एम रिपीटिंग, 7 से 10 दिन तक आपने कोई भी हार्ड चीज़ या चबाने वाली चीज़ नहीं खानी. इसका सबसे आसान तरीका मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी चीज़ जो बग़ैर चबाए आप निगल सकें. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा तो मैं क्या खा सकता हूँ? इसका सबसे आसान आंसर ये है कि आप जो चीज़ बग़ैर चबाए निगल लें. आप जिसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? आप पतली खिचड़ी बना के खा सकते हैं, बिकॉज उसको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चबाने की ज़रूरत नहीं है. आप दलिया खा सकते हैं जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चबा के निगलने की ज़रूरत नहीं है. आप साबूदाना खा सकते हैं, आप फ्रूट स्मूदीज़ बना के खा सकते हैं, आप मिल्क शेक्स बना के पी सकते हैं. मतलब वो सारी चीज़ें जो कि चबाए बगैर मुंह में घुमा के आप निगल सकते हैं, जिनके के फंसने के और अटकने के चांसेस नहीं हैं, आप बासानी खा सकते हैं. और ये सारी चीज़ें आपने कम से कम 7 से 10 दिन तक प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करनी. बिकॉज अगर आप कोई सख्त चीज़ इस्तेमाल करते हैं और गलती से वो आपके डोनर या रेसिपिएंट साइड पे लग जाए और ग्राफ्ट किसी वजह से भी मूव कर जाए तो वो ग्राफ्ट फेल कर जाता है. यस, इट्स एज सिंपल एंड एज क्रिटिकल. अगर वहाँ पे कोई चीज़ किसी वजह से लग गई तो वो आपका ग्राफ्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बिकॉज ग्राफ्ट को सर्वाइव करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है.
ब्लड सर्कुलेशन ग्राफ्ट के अंदर कम से कम चौथे या पांचवें दिन आना शुरू होता है। आना शुरू होने का मतलब ये है कि जो ग्राफ्ट आपने फर्ज करें तालू से लिया है और आपने इस साइड पे अपने एंटीरियर रीजन में, अपर में, सामने के दांत के अंदर कहीं पर आपने वो ग्राफ्ट प्लेस किया है, तो वहां पे जो उसको ब्लड सर्कुलेशन डेवलप होगी वो चौथे या पांचवें दिन होगी। तो आप ये समझिए कि शुरू के 3-4 दिन उसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वहां पर जो अवेलेबल ब्लड है उस जगह का, उसके मरूने मिन्नत है, और वो किसी वजह से अगर हिल जाता है फॉर एनी गुड और बैड रीजन, इट्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव। मेरे बहुत सारे पेशेंट, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि बिकॉज इट्स नॉट एट आवर क्लिनिक, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, और 4 से 5 दिन बाद अक्सर पेशेंट पूछ भी जाते हैं कि वहाँ कोई पेन है या वहाँ कोई सर्जरी हुई है, तो अक्सर पेशेंट नट्स खाना शुरू कर देते हैं। मे बी अगर वो मेरी स्पेशल पेशेंट जो देख रहे हो तो मे बी वो शायद हंसेंगे। नट्स खाने का नुकसान ये होता है कि वहाँ पे जो टाँके लगे हुए होते हैं और वो नट्स अगर जाके किसी तरह उस सर्जिकल साइट पे चुभ जाए तो वो ग्राफ्ट अपनी जगह स्टेबल नहीं रहता, और वो स्टेबल नहीं रहता तो वो या तो फेल कर जाता है या वो अपनी जगह से मूव कर जाता है। तो आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल फैक्टर कि आप ये समझिए कि आपने 1 हफ्ते तक ब्रशिंग भी नहीं करनी। यस, I'm repeating, being a dentist, I'm telling you कि आपने 1 हफ्ते तक ब्रश नहीं करना। आप नॉर्मली माउथ वॉशेस मुंह में, वो भी विद अ लाइट मूवमेंट, नॉट लाइक अ प्रॉपर मसल मूवमेंट आप यूज करते हैं। आप बड़ी माइनर मूवमेंट के साथ माउथ वॉशेस इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली आपके डेंटिस्ट आपको बताते हैं और थ्रू द प्रोसीजर आपको गाइड किया जा रहा होता है। कोई हार्ड फूड नहीं 10 दिन तक, ब्रशिंग नहीं 7 से 8 दिन तक, ठंडा खाना आपने 2 से 3 दिन मैक्सिमम कंटिन्यू रखना है, गर्म चीज़ आप 2 दिन तक नहीं खा सकते। एक्सट्रीम लिक्विड डाइट जो है जिसके लिए आपको कुल्ली करने की जरूरत पड़े, आपको मुंह में घुमाना पड़े, 2 दिन तक आप वो भी नहीं खाएंगे। सो दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर और आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी। आपने अगर सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी आपकी हुई है उसके बाद आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। मैं जस्ट टू कंक्लूड द डिस्कशन, मैं इस चीज़ को दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। एक, आपने कोल्ड थेरेपी करनी है। कोल्ड थेरेपी का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है इस लेक्चर के शुरू में। 2, आपने कोई गर्म चीज़ मुंह में 2 दिन तक नहीं इस्तेमाल करनी है। आपने चाय नहीं पीनी है, आपने कॉफ़ी नहीं पीनी है, आपने सिगरेट और सॉरी टू से अल्कोहल का इस्तेमाल तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना नहीं करना है। यस, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके ग्राफ्ट को निक्रोज कर देती है। निक्रोज का मतलब है सड़ा देती है। तो या तो अगर आपको पता है आप ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते तो बेहतर है कि आप ये काम ना करें, बिकॉज आप एक प्रोसीजर से गुजरेंगे विच हैज़ अ कॉस्ट, और एंड ऑफ द डे इफ यू कांट लीव दीज थिंग्स बिहाइंड तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बेहतर है कि अगर आप ये काम करवाने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता हो कि आप ये चीज़ें अगर कर सकते हैं तब तो ये काम करवाइए, वरना फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से पैसों का गया है। तो आपने हॉट थेरेपी हमने बात कर ली, कोल्ड थेरेपी की बात कर ली, हमने सॉफ्ट डाइट की बात कर ली, हमने ये कह दिया कि हार्ड फूड आप नहीं खाएंगे, ताकि आपके कम से कम 15 दिन तक वहाँ रहते हैं। 12 से 15 दिन इज द मिनिमम टाइम फॉर द सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी सर्वाइवल, सो इट हैज टू बी देयर। तो आप डेंटिस्ट को बार बार नहीं पूछेंगे सर मेरे टाँके कब निकलेंगे। ये अंडरस्टूड बात है कि अगर आपने एक अच्छी सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी कराई है तो 12 से 15 दिन इज अ डिसेंट टाइम फॉर द सर्जरी टू गेट सक्सेसफुल, और उसी के बाद आपके टाँके निकाले जाते हैं। नॉर्मली इसके अंदर हम माइक्रो सर्जिकल सूचर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि इरिटेटिंग हो सकते हैं, बट वो चुभते नहीं है, मतलब मुंह को काटते नहीं है, मुंह में अल्सर्स नहीं करते। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खाने का आपको मैंने बता दिया कि आप लिक्विड डाइट पे या सेमी सॉलिड डाइट पे रहेंगे। ब्रशिंग आपकी 1 हफ्ते तक नहीं होगी। डॉक्टर्स आपके अगर आपको बुलाते हैं फॉर द चेकअप और फॉर द क्लींजिंग, ऑब्वियसली यू हैव टू गो। एक प्लेट जो आपको उन्होंने पहनने को दी हुई है वो आपने कम से कम 48 घंटे तक नहीं होता ताकि आपका क्लॉट स्टेबल रहे। उसके बाद फिर आपका एज पर इंस्ट्रक्शंस, जैसे आपके डॉक्टर आपको कहें कि आप सिर्फ खाते वक्त उस प्लेट को लगा लीजिए, खाने के बाद आप उसको हटा दीजिए। खाते वक्त लगाने का मेन मकसद ये है कि जिस वक्त आप खा रहे होते हैं कोई चीज़ आपके डोनर साइड पे ना लग जाए, क्योंकि आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हुई भी होती है, तो आप सिर्फ माउथ वॉशेस को मैनेज कर रहे होते हैं। इन दैट केस यू हैव टू अवॉइड एनीथिंग दैट कैन क्रिएट इन्फेक्शन इन योर माउथ और दैट कैन एक्चुअली एंड अप resulting in a failure of your graft. So these were the most critical instructions which we discussed, and I think I have talked in detail. So for any of my patient and anyone who is actually going through a soft tissue surgery, which normally is called a periodontal plastic surgery, he can definitely go through this video and he'll get the better idea how to do it, what to do it, and when to do it. Assalamu alaikum.